हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग जंक्शन पर। एंड मैं पीयूष सिंह अहरवार एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने नए वीडियो के साथ में। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कंडीशनल और इटरेशन इन दोनों प्रोसेस का किस तरह से हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट में किस तरह से इन दोनों प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको देखा हमने पिछले अपने वीडियोस में। आइए आज अपने इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग। बट सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें इसके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लें सी प्रोग्रामिंग के बारे में, जैसे कि फाइल्स और उसका एक्सटेंशन सी प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले तो जानें कि फाइल क्या होता है। हम जैसा कि कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डाटा या इंफॉर्मेशन जब हम स्टोर करते हैं तो वो हमेशा फाइल के ही फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, अगर आप फाइल पे कंप्यूटर पर मूवी देख रहे हैं तो वो मूवी फाइल है, वो भी एक फाइल है। ठीक है, अगर आप कोई फ़ोटो देख रहे हैं, कोई इमेज देख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइल। ठीक है, अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं वो भी फाइल है। अगर आप गेम खेल रहे हैं वो भी एक एप्लीकेशन फाइल है। अगर आप वर्ड पर कोई लेटर टाइप कर रहे हैं वो भी फाइल है। एक्सेल की वर्कशीट बना रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइल। अगर आप पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, स्लाइड शो बना रहे हैं, वो भी फाइल है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डाटा, जब हम इंफॉर्मेशन डाटा कुछ भी स्टोर करते हैं, वो हमेशा फाइल के ही रूप में, फाइल के ही फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। राइट, सही है। तो आइए जानते हैं कि कंप्यूटर में जब हम सी प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं तो उस पर फाइल्स की क्या स्टोरी होती है। ठीक है, इसके पहले हम ये देखें कि फाइल, जब कोई फाइल स्टोर होती है, ठीक है, कंप्यूटर पे जब भी कोई फाइल होती है उसका जब आप नाम पढ़ते हैं, जो कंप्लीट नाम होता है, किसी फाइल का नेम होता है, उसको असल में दो पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है फाइल का प्राइमरी नेम जो यूज़र देता है। जब यूज़र बनाता है कोई भी फाइल तो जब उसको सेव करता है तो यूज़र उसको एक नाम देता है, ठीक है, ताकि वो दोबारा उसको ढूंढ सके। सही है, तो उस नाम को असल में कहा जाता है, जो यूज़र नाम देता है फाइल को, उसको हम कहते हैं प्राइमरी फाइल नेम। उसके बाद प्राइमरी नेम के बाद लगा होता है एक डॉट, और उसके बाद डॉट के बाद आपने देखा होगा अक्सर सभी फाइल में 3 4 5 कैरेक्टर के कुछ लेटर्स लिखे होते हैं। वो लेटर्स असल में, वो जो कैरेक्टर्स लिखे होते हैं 4 5, उसी को कहा जाता है एक्चुअली एक्सटेंशन नेम। काम क्या होता है एक्सटेंशन नेम का, क्यों लगा होता है? जब नाम दिया हुआ है ऑलरेडी किसी भी फाइल का, तो अलग से एक्सटेंशन नेम देने का क्या मतलब है। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक्सटेंशन का रोल क्या है और कितना इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी फाइल के नेम में एक्सटेंशन का। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल सिंपल सा मैं लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फाइल का नाम लिख दिया सपोज। ठीक है, इधर पे मैंने एक फाइल का नाम लिखा M1। ये हो गया फाइल नेम। काफ़ी हैवी फाइल हो गई भाई ये तो। थोड़ा, ये होगी एक फाइल, इसका नाम है M1। दूसरी फाइल बनाई, इसका भी नाम मैंने दिया M1, दोनों का नाम है M1। एक तीसरी फाइल मैंने बनाया, उसको भी नाम दे दिया क्या, M1। अभी यहाँ पर तीन तीन फाइल हैं, तीनों का नाम है M1। ठीक है, बस डिफरेंस ये है तीनों में कि तीनों M1 में से एक M1 फाइल बनी है MS वर्ड पर, एक बनी है एक्सेल पर, और एक बनी है पावर पॉइंट पर। अब आपको बताना ये है कि इन तीनों में से कौन सी फाइल एक्सेल की है, कौन सी वर्ड की है, और कौन सी पावर पॉइंट की है। अब ये बताना आपका काम है। क्या बता सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन फाइल को केवल इनके नाम से बता सको कि कौन सी फाइल वर्ड की है, कौन सी फाइल एक्सेल की है, और इनमें से कौन सी फाइल पावर पॉइंट की है। केवल प्राइमरी नेम देख करके आप किसी भी फाइल के बारे में नहीं बता सकते कि ये फाइल एग्जैक्टली किस सॉफ्टवेयर पर बनाई गई है। सही है, लेकिन यदि इन्हीं फाइल के एक्सटेंशन नेम आपके सामने लिख दिए जाएं तो आप फट से देख करके बता सकते हो कि ये फाइल
किस सॉफ्टवेयर पर बनाई गई। जैसे अगर मैं यहाँ पर M1 लिखने के बाद डॉट लगा करके लिख दूं XLS, अभी आप देख करके फट से बता दोगे कि ये M1 फाइल बनाई गई है कहाँ पर, एक्सेल पर। क्यों? क्योंकि इसके आगे लगा हुआ है .xls। XLS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है। तो फाइल का नाम देखकर आप नहीं बता सकते, लेकिन फाइल का एक्सटेंशन देखकर आपने बता दिया कि ये एक्सेल पर बनाई गई फाइल है। इसी दूसरे M1 के आगे मैंने लिख दिया DOC, दैट इज डॉक्यूमेंट्री फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, यानी ये फाइल बनाई गई है किस पर, MS वर्ड पर। तीसरे वाली फाइल के आगे मैंने लिख दिया PPT, यानी पावर पॉइंट। अब लीजिए, तीसरी फाइल भी आपने देख करके बता दी कि ये फाइल बनाई गई है पावर पॉइंट पर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि यहाँ तीनों फाइल जब एक्सटेंशन नहीं लिखा गया था तब आप इसको देख करके नहीं बता सकते कि ये फाइल कौन सी M1 फाइल कौन से एप्लीकेशन पर बनाई गई है। लेकिन जैसे ही आपने फाइल के एक्सटेंशंस को देखा, एक्सटेंशन को देखते ही आप तुरंत बता सकते हो कि कौन सी फाइल किस एप्लीकेशन पर बनाई गई है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो एक्सटेंशन नेम होते हैं ये किसी भी फाइल के नेचर को बताते हैं, किसी भी फाइल के एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं कि इस फाइल को एग्जैक्टली किस एप्लीकेशन पर बनाया गया है। यानी अगर इस फाइल को आप ओपन करते हो तो ये फाइल कौन से एप्लीकेशन पर ओपन की जाएगी। क्लियर है? मतलब कोई भी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो उस फाइल के नेचर को और उसके एप्लीकेशन को, उसके टाइप को एग्जैक्टली बताता है। जैसे अगर किसी फाइल के आगे .mp3 लगा है तो आप फट से देखकर बता सकते हो कि ये कोई म्यूजिक फाइल है। अगर MP4 लिखा हुआ है तो मतलब ये वीडियो फाइल है। अगर JPG लिखा हुआ है तो मतलब ये एक इमेज फाइल है। तो ये आप क्या देख करके बता रहे हो, आप उसका एक्सटेंशन देख करके बता रहे हो, फाइल का नाम देख के नहीं बता रहे हो। ठीक है, तो ये रोल होता है किसी भी फाइल में एक्सटेंशन का। तो आइए जानते हैं अब हम कि C लैंग्वेज में एक्सटेंशन का क्या रोल होता है। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि C प्रोग्रामिंग में जब आप प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि प्रोग्राम हमें किस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बनाना है। जब ये डिसाइड हो जाता है तब आप C में प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करते हैं। एडिटर पर आप प्रोग्राम का कोडिंग लिखते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रोग्राम का कोड लिखते हैं, कोड राइट करते हैं, कोड को लिखने के बाद जब आप उस फाइल को सेव करते हैं तो वो जो कोड आपने लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज का जो आपने कोड लिखा है, उसको असल में कहा जाता है सोर्स कोड। ठीक है, और वो फाइल जब आप सेव करते हो तो उस फाइल को अगर एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने उस फाइल को सेव करते वक्त नाम क्या दे दिया, M1। ठीक है, तो ये तो नाम हो गया, प्राइमरी नेम, बट उसको एक्सटेंशन क्या मिलता है, वो जो सोर्स कोड है आपकी फाइल उसको एक्सटेंशन मिलता है .c। जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, एक्सटेंशन नेम आपके सामने लिखा हुआ है M1.c, राइट। तो यहां पर ये फाइल जो आपने बनाई, सोर्स फाइल, जिसके अंदर लिखा हुआ है सोर्स कोड, ठीक है, जो आपने प्रोग्राम टाइप किया है वो सोर्स कोड कहलाता है। और जिस फाइल में आपने इस सोर्स कोड को लिखा है उस फाइल को हम कहते हैं सोर्स फाइल, और इस सोर्स फाइल को एक्सटेंशन नेम क्या मिलता है, .c। मतलब जहां भी आप जिस फाइल के आगे .c लिखा देखेंगे तो आप उसको देखकर क्या क्या समझेंगे कि ये किसी C प्रोग्रामिंग का सोर्स कोड है। ठीक है, अब यहां पर आपने सोर्स फाइल तो बना दी, अब अगला काम क्या होगा, अगला काम होता है हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, कंपाइलर से उसकी कंपाइलेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, अब बात आती है कि ये कंपाइलेशन प्रोसेस होती क्या है, व्हाट इज कंपाइलेशन, क्या काम होता है इस प्रोसेस में, कंपाइलेशन में। असल में कंपाइलेशन प्रोसेस में दोस्तों दो प्रकार के काम होते हैं, दो काम होते हैं, दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। वो दोनों ऑपरेशन होते कौन कौन से हैं आइए पहले देख लेते हैं। यहाँ पहला काम ये होता है कि कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक चेक करता है कि आपके प्रोग्राम में कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक कंपाइलर चेक करता है, और अगर उसको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती, कोई भी एरर समझ में आती है, एरर मतलब जहाँ पर कहीं पर सपोज आपको कॉमा लगाना है, आप कॉमा लगाना भूल गए, कहीं पर आपने ब्रैकेट ओपन तो किया बट क्लोज करना भूल गए, ठीक है, इस टाइप की जो एरर्स होती हैं उसको असल में हम सिंटैक्स एरर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एरर अगर प्रोग्राम में आपके कंपाइलर को दिखाई देती है तो वो तुरंत आपको एक
एरर मैसेज बॉक्स में शो कर देगा कि आपके प्रोग्राम में 4, 5, 3, 2 जितनी भी एरर्स होंगी इतनी एरर है। ठीक है, उसको देख करके आप वापस उस एरर को सुधारते हो। सुधारने के बाद फिर कंपाइल किया जाएगा। अगर फिर भी कोई एरर रहती है तो फिर वो बताएगा कि अभी इतनी और बची है, तो फिर आप सुधारोगे। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक आपके प्रोग्राम में 0 एरर नहीं हो जाती, मतलब जब तक आपका प्रोग्राम एररलेस नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये तो हुआ कंपाइलेशन प्रोसेस का पहला काम, आपके प्रोग्राम की एरर को चेक करना। जब आपका प्रोग्राम पूरी तरह से एररलेस हो जाता है, जब कोई भी एरर नहीं रह जाती, तब ये करता है दूसरा काम। दूसरा काम देखिए क्या लिखा हुआ है। जब प्रोग्राम पूरी तरह से एररलेस हो जाता है तब कंपाइलर हमारे हाई लेवल के प्रोग्राम को, असल में हमने जो प्रोग्राम टाइप किया है दोस्तों वो किस लेवल का है, वो हाई लेवल का प्रोग्राम है। हम हाई लेवल यानी मैंने अपने पहली वीडियो में बताया था हाई लेवल और लो लेवल का मतलब। हाई लेवल मतलब ऐसा प्रोग्राम, ऐसी कोडिंग जो यूजर को समझ में आती है। तो अभी तो हमने अपने समझ के हिसाब से प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, जो कि हाई लेवल का है। बट कंप्यूटर को हाई लेवल तो नहीं समझ में आती, हाई लेवल यूजर को समझ में आती है। कंप्यूटर को क्या समझ में आती है, लो लेवल लैंग्वेज का कोड। ठीक है, तो ये जो हमारा हाई लेवल का प्रोग्राम है इसको कंपाइलर ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में और उठा करके एक नई फाइल में स्टोर कर देता है। ये काम होता है दूसरा काम कंपाइलेशन प्रोसेस का। बात समझ में आई? पहला काम क्या होता है, हमारे प्रोग्राम के फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक कंपाइलर चेक करता है कि कहीं कोई एरर तो नहीं है आपके प्रोग्राम में, अगर है तो बता दिया। ठीक है, उसको सुधारते सुधारते जब हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से एररलेस हो जाता है तब कंपाइलर करता है अपना दूसरा काम। दूसरा काम क्या, हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड है उसको कंपाइलर ट्रांसलेट करता है और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। ठीक है, और उस लो लेवल के कोड को एक नई फाइल में ले जाकर के स्टोर कर देता है। बात समझ में आई? और ये जो नई फाइल में स्टोर करता है, जो लो लेवल कोड तैयार करता है, इसी लो लेवल कोड को कहा जाता है ऑब्जेक्ट कोड। क्लियर है? आइए वापस चलते हैं। अब यहां पर देखिए, ये जब कंपाइलेशन प्रोसेस हुई, हमारे प्रोग्राम को कंपाइल किया गया, तो कंपाइल करने के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट कोड तैयार होता है और इसको नई फाइल में कंपाइलर स्टोर कर देता है। इस फाइल को, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट कोड है, इसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, नाम वही रहेगा, ये याद रखिएगा दोस्तों कि नाम वही रहेगा जो हमने दिया है फाइल को, M1, इसका भी नाम रहेगा M1, लेकिन इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, OBJ, इसका नाम OBJ होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फाइल है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन बदल गया। हमने जो एक्सटेंशन सोर्स फाइल को हमने नाम दिया था M1, बट एक्सटेंशन क्या मिला था, .c। प्रोग्राम कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद ऑब्जेक्ट कोड बने, ऑब्जेक्ट फाइल बनी। इस फाइल का नाम वही रहा जो हमने दिया था M1, बट इसको जो एक्सटेंशन मिल रहा है वो क्या मिला, OBJ। क्लियर है? अब लो लेवल का कोड भी तैयार हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, लो लेवल का कोड यानी जिसको कंप्यूटर समझता है। ठीक है, जिसको समझ करके कंप्यूटर काम करता है, तो वो कोड तो तैयार कर दिया हमने नहीं, कंपाइलर ने लो लेवल का कोड तैयार कर दिया। अब उस लो लेवल के कोड को पढ़कर कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी अब बारी है प्रोग्राम को रन करने की। रन यानी एग्जीक्यूशन। अब हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया, रन करते ही हमारा प्रोग्राम एक और नई फाइल क्रिएट करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट कोड, असल में ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं, ये कहलाता है एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है एग्जीक्यूटेबल कोड। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपकी एक और नई फाइल तैयार होगी जिसके अंदर एग्जीक्यूटेबल कोड्स होते हैं, मतलब रन होने वाले कोड, यानी जो आपके प्रोग्राम को रन कराते हैं, जो आपके प्रोग्राम से ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं।
वो फाइल तैयार होती है और इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है और इसका एक्सटेंशन होता है .exe। यहाँ पर भी फाइल का नाम दोस्तों वही रहेगा जो आपने दिया हुआ है M1, बट इसका एक्सटेंशन हो जाएगा .exe। यही exe वो फाइल है जो रन होती है, रन होने वाली फाइल, एग्जीक्यूटेबल यानी रनेबल, रन होने वाली फाइल, यानी वो काम करने वाली फाइल जिस काम के लिए आपने ये सारा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। इसको हम एप्लीकेशन फाइल भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जब आप कंप्यूटर में देखते हैं तो कुछ फाइल के आगे लिखा रहता है एप्लीकेशन फाइल, ठीक है। उस फाइल को जब आप ओपन करते हैं तो वो सीधे रन होना शुरू हो जाती है। असल में जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो अपने कंप्यूटर पर, जैसे वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, इवन जो आप गेम्स खेलते हैं, ठीक है, वो सभी exe फाइल होते हैं। यानी जैसे ही आप वर्ड पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, सीधे आपके सामने वर्ड, MS वर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। फोटोशॉप पर क्लिक करते हैं तो सीधे फोटोशॉप ओपन हो जाता है, यानी वो सीधे रन होना शुरू हो जाता है और आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सभी फाइल एप्लीकेशन फाइल कहलाती हैं, यानी .exe फाइल्स। क्लियर है? जो आप जब कोई कस्टमर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास जाता है दोस्तों, कोई सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, ठीक है, कोई एप्लीकेशन बनवाने के लिए, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, जो कंपनी होती है, वो अपने कस्टमर को केवल और केवल exe फाइल ही देती है, ठीक है। कभी भी कोई भी कंपनी अपने कस्टमर को exe के अलावा और कोई फाइल नहीं देती। ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, केवल यही फाइल कस्टमर को दी जाती है। बात समझ में आ रही? अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कंपनी क्यों करती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कोड बन रहे हैं ये एग्जीक्यूटेबल कोड होते हैं, जो हमें आपको समझ में नहीं आने वाले, ये केवल कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। तो आपने केवल एग्जीक्यूटेबल फाइल दे दी कस्टमर को, ठीक है। अब फ्यूचर में 2 महीने बाद, 1 साल बाद, अगर कस्टमर को वापस उस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस कराने की ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली आपके पास आएगा, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर का सारा डाटा, सारा जो सोर्स कोड है, जो प्रोग्राम है, वो तो आपने अपने पास रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके पास आएगा, ठीक है। लेकिन सोचो अगर आप ये सारा कुछ सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, ये सारा कुछ उठा करके अगर आप कस्टमर को दे दोगे तो वो वापस आएगा क्या? वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर उसको वापस ज़रूरत पड़ती भी है कुछ चेंज कराने की, तो वो किसी सस्ते प्रोग्रामर के पास चला जाएगा, बता देगा ये सारा कुछ मेरे पास है, थोड़ा देख लो, समझ लो, सस्ते में मेरा काम कर दो। बात समझ में आ रही? आइए देखिए एक डायग्राम से समझिए तो ये थोड़ा मेरे ख्याल से आपको जल्दी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ऐसा कंपनी क्यों करती है। ये देखिए, ये है कस्टमर, ठीक है। ये क्या कर रहा है? वर्किंग ऑन exe फाइल। आपने सपोज कि आप प्रोग्रामर हैं, आप एक कंपनी है, आपने इसको क्या दे दिया? आपने इसको exe फाइल दे दिया। उसने कंप्यूटर पे उस फाइल को चलाया, उसका सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो बराबर काम कर रहा है मुस्कुराता हुआ, ठीक है, वर्किंग ऑन exe फाइल। अब कुछ दिन बाद, 2 महीने, साल भर बाद उसको ज़रूरत पड़ी कि अब भी मेरे को मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस कराना है, तो वो क्या करेगा? वो वापस आपके पास आएगा। कस्टमर रिटर्न्स बैक फॉर अपडेट। उसको अपने सॉफ्टवेयर में अपडेशन कराना है, चेंजेस कराना है, अपग्रेड कराना है सॉफ्टवेयर को, तो वो वापस आ गया आपके पास, ठीक है, कि मैंने आपके यहाँ सॉफ्टवेयर बनवाया है, आप मेरे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा ये चेंजेस कर दो, ये चीज़ें जोड़ दो, ये चीज़ें घटा दो, जो भी उसको करना है वो आपको बताएगा। सही है। लेकिन अगर आपने किसी कस्टमर को, इफ कस्टमर हैज़ ऑल द फाइल्स, यानी सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, सारा कोड आपने उठा करके दे दिया कस्टमर को, ठीक है, तो कस्टमर इसी तरह से भाग कर जाएगा, ठीक है, और वो वापस कभी नहीं आने वाला फिर आपके पास। वो कहीं और जाकर चेंज वगैरह सब करा लेगा, वो वापस आपके पास कभी नहीं आएगा। फिर आपकी हालत कुछ ऐसी होगी, ठीक है। फिर आप नए कस्टमर ढूंढो, वो वापस नहीं आने वाला, ठीक है। तो ऐसी हालत आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमेशा अगर आप इस फील्ड में हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों केवल और केवल exe फाइल ही कस्टमर को सेल की जाती है। बात समझ में आ रही है? आप मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी exe फाइल क्यों दी जाती है कंपनी के द्वारा किसी भी कस्टमर को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को कभी कोई कंपनी ये पूरी फाइल्स नहीं देती हैं, देती हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट लेती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई कंपनी किसी कस्टमर को अपनी ये सारी फाइल्स दे रही है, मतलब वो पूरा का पूरा कॉपीराइट दे रही है,
ठीक है, फिर उस सॉफ्टवेयर पर उस कंपनी का कोई भी अधिकार नहीं रह जाता, कोई भी कॉपीराइट नहीं रह जाता। तो ऐसे केस में वो बहुत ज़्यादा अमाउंट उस सॉफ्टवेयर के बदले में लेती है। समझ में आ रही बात दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे सी प्रोग्रामिंग में हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स। सी प्रोग्रामिंग में डाटा टाइप्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, किस तरह से उनका यूज़ होता है, कौन सा डाटा टाइप किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें लेकर के मैं बहुत ही जल्द आप सभी के सामने आऊँगा अगले नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस टाइम। हाँ, वीडियो को शेयर करना, वीडियो पर कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे और आप मेरी हर वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकें, प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नया जान सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।